सभी को सुप्रभातम। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या कक्षा में डिजिटल बोर्ड पर जो बच्चे कक्षाएं देखेंगे, वे माइंड को कंसंट्रेट करके मुझे ध्यान से सुनेंगे और जो डायग्राम आदि बना रहा हूं मैं, उनको भी बनाएंगे साथ साथ में। इसके अलावा मैं इस टॉपिक का जो शिक्षण करवा रहा हूं, अर्थात इसका जो लेवल है वो मैं थोड़ा अप करके बताऊंगा। तो जो माध्यमिक शिक्षा ले रहे हैं, जो 10वीं के जो बच्चे हैं, वे केवल इसमें सामान्य बातें लिखेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। जो उसमें दे रखा है सिलेबस में, आपके ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा ग्रासनाल के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या चीज़ है, इससे पहले हम पढ़ चुके थे। बार बार क्योंकि टॉपिक से हटना अच्छा भी नहीं है कि टॉपिक से बार बार हटके किसी अन्य पूर्ववर्ती टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाए। तो मुख गुहा, और मुख गुहा कहाँ खुलती है? ग्रसनी में। ग्रसनी वह स्थान है जहाँ भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग मिलते हैं। इसकी कल चर्चा कर चुके हैं। और ग्रसनी किसको जोड़ती है? एक नली है जो ग्रसनी को आमाशय के ऊपरी भाग से जोड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। देख लो एक बार से, मैं इसका एक डायग्राम, मुख गुहा का डायग्राम देखते हैं। पहले फास्टली बना देता हूं मैं। जी क्या है? नासा गुहा है। उसके बाद यहाँ इसकी बात करें, यहाँ जीव है, और ये कौन सी गुहा है? मुख गुहा है। बक्कल कैविटी, और इसको हमने दो भागों में बांटा था। एक ओरल वेस्टिब्यूल था। ओरल वेस्टिब्यूल दोनों जबड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं। और विशेष ओरल वेस्टिब्यूल के बारे में ही आपके सिलेबस में ज़्यादा बताया हुआ है। और जो दूसरा जो मैं बता रहा था कल आपको, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, बंदर आदि की बात करें, तो उनकी क्या है कि जो जबड़ा में जो दांत होते हैं, दांत और गाल के बीच में जगह होती है, और वह जगह है उसको बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी में बक्कल वेस्टिब्यूल की, अर्थात जिसको क्या बोलते हैं, ये मुख गुहा है। मुख गुहा है। और ये मुख गुहा और ये नासा गुहा। ये नासा गुहा अंदर की ओर, ये नासा छिद्र है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता देता हूँ ताकि वो चीज़ स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर यूं इस तरह से है। ये एक नलिकाकार संरचना है आगे, ट्रेकिया, और ये इस तरह से ये फूड पाइप है। फूड ट्यूब भी कह सकते हैं इसको। वैसे इसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ग्रासनाल, जिसकी आज चर्चा करेंगे हम। इसका फूड पाइप भी नाम दे सकते हैं। ये इसमें हवा की ट्यूब है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? हवा का पाइप बोल सकते हैं, विंड पाइप बोल सकते हैं। अर्थात इसको क्या बोलते हैं?
श्वास नली, ट्रेकिया। और ये जो श्वास नली पर जो ढक्कन था, इसका नाम बता रहा था मैं आपको। इस द्वार को तो बोलते हैं वह घाटी, घाटी ढक्कन। और इसके घाटी द्वार, और इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो ढक्कन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। और एक यहाँ पर ये मांसल संरचना है, इनको तो हम कह सकते हैं अंतः नासा छिद्र। और इसको इस द्वार को घाटी द्वार कह सकते हैं। और जो ग्रास नली का जो द्वार है इसको बोलते हैं निगल द्वार। सामान्य चर्चा मैं पिछले पीरियड में कर चुका हूँ। और ये जो ढक्कन है घाटी द्वार पर, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और इसको हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन। ध्यान दो, हम मेनली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आहार नाल, पाचन पढ़ रहे हैं, मानव में पाचन। और उसमें पाचन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? आहार नाल का अध्ययन कर रहे हैं। और आहार नाल को एक अन्य नाम भी कह रहे थे हम, जठरांत्र, अर्थात GIT बोल रहा था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल। तो हम यहाँ देख रहे थे मुख है, मुख दरारूपी संरचना है, अंदर मुख गुहा होती है। मुख गुहा को दो भागों में बांटा गया है, ओरल वेस्टिबुल और बक्कल वेस्टिबुल। बक्कल वेस्टिबुल बंदर या फिर जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनमें विकसित होती है। जबड़े और गाल के बीच में जो जगह होती है, और जो बीच में जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख गुहा बोलते हैं, अर्थात बक्कल वेस्टिबुल बोलते हैं। बक्कल वेस्टिबुल में मैंने दांत तो हम ये तो बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, दांत पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। और दांत जीभ के बारे में अध्ययन किया था। और तालव जो है उसके बारे में अध्ययन किया था, थोड़ा सा सामान्य चर्चा की थी। और जो कोमल तालु, उसमें ये जो मांसल संरचना है ये लटकी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूला, अर्थात क्या कह सकते हैं इसको? काकल कहते हैं। और यहाँ ये जो संरचना मैं बता रहा हूँ इस तरह से, ये क्या है? घाटी ढक्कन है। और घाटी ढक्कन अर्थात ये स्थान जो है जहाँ, देखो ये तो भोजन मार्ग, ये श्वसन मार्ग मिल रहे हैं ना, तो इस स्थान को क्या बोलते हैं हम? ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी को कहते हैं फेरिनक्स। अब ये ये आहार नाल का एक भाग है। आज हम यहाँ तक तो अध्ययन कर चुके हैं। ग्रसनी के बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि वह स्थान मुख गुहा पीछे एक सक्रिय भाग में खुलती है, जहां पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो इसमें ग्रसनी। मौखिक में बता रहा हूं, मुख गुहा पीछे सक्रिय भाग में खुलती है, वह भाग जहां ये
भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग आकर के मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी है और ये नीचे आगे जाकर के ये क्या है? आमाशय है। आमाशय, यहाँ एक ढक्कन है, इसको कहते हैं हम अपर निगल द्वार पर जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं अपर इसोफेगस स्फिंक्टर, और इसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। दो ढक्कन होते हैं, ये बंद रहता है, और जब भोजन ऊपर से नीचे आता तब भी खुलता है, क्योंकि अगर ये बीच में खुल जाता है तो यहाँ जो एसिड है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड पाइप है उसमें पाचक एंजाइम तो होते नहीं है, श्लेष्मा होती है, बहुत कोमल होता है अंदर से। तो अगर ये ढक्कन खुल गया निचला, जिसको कहते हैं निचला ग्रास नलीय ढक्कन, तो यहाँ से एसिड जो जठर रस है वो वापस जाकर के श्लेष्मा को, इसकी श्लेष्मा लेयर है उसको नष्ट कर सकता है, जिससे जलन होती है, जिसको एसिडिटी कहते हैं, जिसका अध्ययन करेंगे हम। क्योंकि मैं मेरे टॉपिक पर आ रहा हूँ वापस, जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं आज हमारा जो पीरियड होगा, मैं कोशिश करूंगा, औसतन मैं भटकता रहता हूँ टॉपिक से। मतलब मेरा होता है कि मैं क्या है कि जो पहले का टॉपिक है उस पर कभी कभी चला जाता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं फिर वापस आज के टॉपिक पर आ जाता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा क्या? आज का टॉपिक है ईसोफेगस। ईसोफेगस, आपने ग्रसनी तो लिख लिया होगा। ग्रसनी वह स्थान है जहां भोजन मार्ग अर्थात मुख गुहा पीछे सक्रिय गुहा में खुलती है, जिसको जहां पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग आकर मिलते हैं, दोनों का संगम स्थल है, इसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इतना याद रख लो। अब उन्हें ये टॉपिक नाम लिख दो, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ग्रास नाल, अन्य नाम से इसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड ट्यूब, फूड पाइप, या फिर इसको हम अन्य नाम से भी गुलेट के नाम से भी जाना जाता है। केवल मैं ग्रास नाल की चर्चा कर रहा हूं, इसके अन्य नाम मैंने बता दिए। ग्रास नाल, आहार नाल या जठरांत्र के प्रथम जो भाग हैं उनमें से है ये, भाई ये जठरांत्र पढ़ रहे हैं, आहार नाल का अध्ययन कर रहे हैं, ये जो भाग है यहां से यहां तक का, इसका अध्ययन करेंगे आज। तो ये तो श्वास नली है, श्वास नली का अध्ययन नहीं करेंगे हम, किसका अध्ययन करेंगे? इस फूड पाइप का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर मैं बोलस तक के निर्माण की प्रक्रिया समझा चुका था कल आपको, लार के जब कार्य बताए थे मैंने आपको, तब क्या बन चुका था? बोलस बन चुका था। खाना जब खाते हैं भोजन, उसका बोलस बन गया था, और ये बोलस कहाँ आ गया? ग्रसनी में आ गया। और जब ग्रसनी में आएगा तो ये जो ढक्कन है इस ढक्कन से टकराए, पहले तो इसको इससे टकराएगा, किससे? काकल से। तो काकल तो कहाँ चला जाएगा? काकल तो अंतनासा छिद्रों में बंद कर लेगा। फिर किससे टकराएगा? एपिग्लोटिस से टकराएगा, घाटी ढक्कन से टकराएगा, और घाटी ढक्कन किसको बंद कर लेता है? ये धीरे धीरे करके इस पर आ जाएगा, पहले यूं आएगा, फिर यूं आएगा, और फिर इसके ऊपर यूं ढक लेगा, और यूं ढक लेगा तो ये जो बोलस है ये किस में चला जाएगा? बोलस किस में चला जाएगा? ग्रास नाल में चला जाएगा। इसी ग्रास नाल का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले इसकी मैं संरचना के बारे में बताऊंगा, फिर इसके कार्य की चर्चा करेंगे। तो ग्रास नाल
एक नलिकाकार संरचना है। आहार नाल का प्राथमिक भागों में से एक है। ग्रासनाल किसको किससे जोड़ता है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। समझ में आ रहा है? ग्रासनाल ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग, लंबाई की बात करें तो एनसेट सिलेबस के अनुसार बता दूं, लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर 10 इंच बोल सकते हैं। ये इसकी लंबाई होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ध्यान रखना। ग्रास नाल में भोजन का पाचन, अर्थात इसमें क्या नहीं होती? पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, एब्सेंट होती, माइनस मतलब एब्सेंट होती हैं। पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। और इसमें औसतन क्या होता है? श्लेष्म होता है। और ये श्लेष्म क्या काम करता है? इस भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और संरचना की बात करें तो जो ग्रासनाल है, फूड पाइप जिसको बोल रहे हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है, अर्थात इसकी संरचना की बात करें तो ये इस तरह से है। यहां बना देता हूं। तो नीचे ये इस तरह से, ये क्या है? आमाशय है। और ये लो, ये क्या है? ये ग्रासनाल है। और ग्रासनाल का ये ऊपर वाला ढक्कन जो है, इसको कहते हैं अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर। ऊपरी ग्रासनाली ढक्कन, और एक यहाँ ढक्कन होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें हाँ, और ये किस किस को जोड़ती है? ऊपर तो क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी को किससे जोड़ती है? आमाशय से जोड़ती है। आगे तो इसके क्या है? इसकी अगर इसके रास्ते की बात करें, स्थिति की बात करें, तो आगे तो क्या है? श्वास नली है। तो श्वास नली के पीछे बिहाइंड द ट्रैकिया, बिहाइंड द ट्रैकिया, अर्थात इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें तो हम लिख सकते हैं, स्थिति में श्वास नली के पीछे, श्वास नली के पीछे, पीछे से श्वास नली व हृदय के पीछे से, श्वास नली व हृदय के पीछे। और आगे फिर कहाँ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम है, डायफ्राम को पास करेगी, डायफ्राम को क्रॉस करती है, डायफ्राम को पास करती है, क्रॉस करती है, डायफ्राम के पास से गुजरती है और उधर गुहा में चली जाती है। और उधर गुहा में किससे जुड़ जाती है? आमाशय से जुड़ जाती है। इसकी स्थिति हो गई, लंबाई हो गई, नलिकाकार संरचना है, भोजन मार्ग है, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। और इसकी अगर टीएस कर ये पाइप नुमा जिसको काट के देखेंगे तो हम देखते हैं इसकी जो संरचना है वो मैं थोड़ा ये डायग्राम के द्वारा आपको समझा दूं। ये अंदर से इस तरह से होती है, इस तरह से। तो ये अंदर जो भाग है इसका, इसको क्या बोलते हैं? जो अरे पाइप की तरह इस तरह से है भाई,
पाइप की तरह है, जिसमें भोजन अंदर जाएगा, तो अंदर जो खाली जगह है, पाइप के अंदर जो व्यास होता है इसका, इसको नाम दे रहे हैं लूमेन। लूमेन, लूमेन क्या कह रहे हैं? ल्यूमेन कह रहे हैं। ये एक लेयर होगी इसकी, इस तरह से, इस तरह से। ये एक लेयर होगी, इसके बाद थोड़ा ठीक ठीक से संरचना बना देता हूँ इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। इस तरह से एक स्तर तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक स्तर ये हो गया, हो गया। इस स्तर को बोलते हैं, नाम है इसका म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। अर्थात जो ये फूड ट्यूब है, इसोफेगस जो है वो, उसमें कितनी परतें हैं? जैसे ये है, ये पाइप है, ये पाइप नुमा संरचना, इसको हम यूं काट दें, यूं काट दें, फिर यूं देखें, यूं देख रहे हैं हम इसको, टीएस को देख रहे हैं इसकी, तो अंदर तो ये छिद्र है, इसमें व्यास है इसका, इसको तो लूमेन बोल रहे हैं, लूमेन। तो दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। LUMEN, लूमेन, लूमेन। ये लो, अब दिख रहा होगा आपको, ये ल्यूमेन है, और ये इसका भारी लेयर हो गया। इसको क्या कहते हैं? म्यूकेसा। म्यूकोसा एक फर्स्ट परत हो गई। उसके बाद सेकंड जो लेयर है इसकी, वो इस तरह से है। जिस सब म्यूकोसा जिसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। सेकंड लेयर हो गया, अंदर से बाहर की ओर आ रहा हूँ। उसके बाद ये तीसरा लेयर है, और तीसरा लेयर में भी एक और लेयर है। इस तरह से ये फर्स्ट लेयर, यहाँ तक फर्स्ट लेयर हो गया, दूसरा लेयर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, और तीसरा लेयर ये यहाँ से यहाँ तक है, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर्स लेयर।
अर्थात इसको हम बोलते हैं मस्कुलरीज एक्सटर्ना। इस लेयर का तो नाम है मांसपेशीय पेशीय स्तर। अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे मस्कुलर एक्सटर्ना। इसमें भी दो लेयर हैं, एक तो ये बाहर वाली है, इसमें जो पेशियां हैं उनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य अनुलंब पेशियां, और ये आंतरिक जो सतह है इस तरह से इसमें वर्तुल आकार की वर्तुलाकार पेशियां हैं। तो इसमें है वर्तुल पेशियां, अंदर परत में है वर्तुल पेशियां। अर्थात ये कौन सी लेयर होगी, ये मांसपेशी स्तर हो गया, जिसके दो लेयर हैं, दो तरह की पेशियां हैं, दोनों तरह की पेशियां बताया गया है। ये जो पेशियां हैं, ये जो पेशी लेयर बाहर वाला उसमें अनुदैर्ध्य है, अनुलंब पेशियां हैं, और अंदर वाले में वर्तुल पेशियां हैं। उसके बाद कितने लेयर हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हो गया, ये फोर्थ लेयर है। फोर्थ लेयर अनुपस्थित होता है या फिर ज्यादा बड़ा विकसित नहीं होता है। मानव का एग्जाम्पल लेके मान के चल रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये चौथा लेयर है सेरोसा, फोर्थ लेयर है जिसको हम कह रहे हैं सेरोसा। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब ये इस तरह से दिखती है, थोड़ा चौड़ा बना देता हूं इसको। ये ल्यूमेन है। तो आहार नाल जो है उसकी अनुप्रस्थ काट काट के देखते हैं तो उसमें कितनी लेयर दिखती हैं, 4 लेयर दिखती हैं। अंदर से ल्यूमेन से बाहर की तरफ आएंगे तो ल्यूमेन के बाहर एक लेयर होता है जिसको जिसके अंदर जो है इस तरह से ये फोल्डेड होते हैं, जिसको नाम क्या देंगे, म्यूकोसा। क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। अब इसमें भी जो अंदर की जो लेयर है ना, ये इसको विशेष नाम दे देते हैं लाइनिंग एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम सेल्स होगी। उसके बाद इसमें म्यूकोसा मांसपेशियां हैं, और के बीच में इसको भी एक विशेष नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। तो जो आंतरिक जो ल्यूमेन के बाहर का जो अर्थात फर्स्ट जो लेयर है उस लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं।
ये तो इसमें नाम बता दी कि अंदर जो फोल्डेड है ना, उस फोल्डेड को तो क्या कहते हैं इसको लाइनिंग एपिथेलियम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बाहर है, इसमें मांसपेशियां होती हैं, म्यूकोसा मांसपेशियां होगी। बीच का जो है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिना प्रोप्रिया बोल दिया। उसके बाद इससे बाहर का जो भाग, दूसरा नंबर का जो भाग है म्यूकोसा जो है, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन जो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं स्क्वामस सेल्स। स्क्वामस सेल्स जो म्यूकोसा है इसमें स्क्वामस ये सेल्स होती हैं, और इन कोशिकाओं का 3 स्तरीय एक लेयर होता है, 1 2 3 एक ही लेयर होता है। ये तीन स्तरीय एक लेयर होता है स्क्वामस सेल्स का। और ये काम क्या करती है, ये श्लेष्म परत की सुरक्षा करती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से बनती है। म्यूकोसा की जो सेल्स हैं वो इस तरह से ढोलक जैसी होती है, वैसे तो चपटाकार बताया गया है, इसमें प्लेटनोम बताई गई है। इस तरह से कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से। और ये शरीर के आंतरिक जो भाग हैं उनकी रक्षा करता है कौन, म्यूकोसा। जैसे इसमें श्लेष्मा की जो परत है उसकी रक्षा करता है म्यूकोसा। उसके बाद दूसरी जो परत है, तो दूसरी परत का नाम क्या है, सब म्यूकोसा। दूसरी परत का क्या नाम है, सब म्यूकोसा है। इस सब म्यूकोसा में रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं हैं। इसके अलावा तंत्रिका तंतु हैं, अर्थात जो ये ग्रसनी है इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो, भरपूर ब्लड फ्लो होता है, और वाटर का फ्लो भी अच्छा होता है। पानी और जल इसमें आसानी से की आपूर्ति पूर्ण रूप से होती रहती है। इसको 2 लेयर मैंने बता दिया। दूसरा लेयर के अंदर सब म्यूकोसा जिसको बोल रहे हैं, ये ल्यूमेन के बाहर ये तो क्या था, म्यूकोसा था। म्यूकोसा में एक 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं, स्क्वामस कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं, अपने टाइल्स होती हैं वैसी कोशिकाएं होती हैं, वैसी लगती हैं दूर से। और इनकी तीन स्तरीय एक लेयर होती है स्क्वामस सेल्स की। ये क्या काम करती है, ये श्लेष्मा शरीर के आंतरिक जो भाग हैं उनकी श्लेष्मा आदि की रक्षा करती है। ल्यूमेन के बाहर फर्स्ट भाग होता है, फर्स्ट लेयर है ये। सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर को क्या बोल रहे हैं, सब म्यूकोसा बोल रहे हैं। इसके अंदर रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, और ये इसमें सब म्यूकोसा में कोलेजन इलास्टिन तंतु भी होते हैं। ये इसमें विशेष श्लेष्मा जो सब म्यूकोसा है इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं और श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जो भोजन को लसलसा, नम व लसलसा बनाती हैं, ताकि भोजन को निगलने में आसानी हो। कौन सी लेयर, दूसरी लेयर। तीसरी जो लेयर है उसमें 2 तरह की परतें हैं, 2 तरह की मांसपेशियां हैं, वर्तुल और अंधदरी पेशियां और वर्तुल पेशियां हैं। दो तरह की पेशियां हैं मांस इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो लेयर है इसका, ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ फिर से। तो तीसरा जो स्तर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें 2 तरह की पेशियां हैं, एक तो ये पेशियां हैं, एक ये पेशियां हैं। अर्थात बाहरी जो भाग है उसमें तो अनुलंब पेशियां हैं, और आंतरिक जो लेयर है ये, इसमें कैसी पेशियां हैं, वर्तुल पेशियां हैं। और ये जो लेयर है, तीसरा लेयर, इसको क्या कहते हैं हम, मांसपेशीय स्तर, और इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको मस्कुलर एक्सटर्ना, ये बोल रहे हैं। ये एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना आपको। जैसे ये जो इस तरह से, ये क्या है,
ग्रास नाल है, ग्रास नाल के 3 भाग कर लेते हैं, 1/3, 1/3 और 1/3। मानव का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें पेशियां होती है। तीसरा लेयर, अरे भाई ये है, ये भोजन नली है, इसको हम यूं काट यूं देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर तो जगह है, खाली है व्यास है इसको तो क्या ल्यूमेन बोल रहे हैं। उसके बाहर 4 लेयर हैं, और वो 4 क्रम से इस तरह से हैं, अंदर से बाहर की ओर। सबसे अंदर की तो मैंने म्यूकोसा बता दी, दूसरी सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर मैंने बताया कि इसमें एपिथेलियम सेल्स होती हैं और स्क्वेमस सेल्स होती हैं। इसमें सेल्स का त्रिस्तरीय लेयर होता है एक, और ये क्या काम करती है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो लेयर है वो शरीर के आंतरिक भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे श्लेष्मा की परत है। अब इसके बाद श्लेष्मा की परत तो है ये दूसरी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में क्या है, श्लेष्मा है, रक्तनलिका है, तंत्रिका तंतु है। तो इसमें जो श्लेष्मा स्रावित होगी किससे होगी, सबम्यूकोसा से। तो सबम्यूकोसा से श्लेष्मा स्रावित होगी, किसके अंदर जाएगी, ल्यूमेन में जाएगी ना। तो उसके बाहर कौन सा लेयर है, यही तो रक्षा कर रहा है। तो मैंने ये कहा था म्यूकोसा जो है ये श्लेष्मा स्तर का आंतरिक शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तीसरी बात करें अर्थात मांसपेशी जो स्तर है, इसमें कितने लेयर हैं, 2 लेयर हैं। और इसमें पेशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की पेशियां होती है। बाहरी तो क्या होती है, अनुलंब पेशियां होती है, ये बाहरी पेशियां हैं, ये बाहरी पेशियां, ये बाहरी स्तर है ना, इसको तो अनुलंब पेशियां कहते हैं। अभी मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगा अनुलंब पेशियां कैसे हैं। और ये वर्तुल पेशियां हैं, ये वर्तुल पेशियां, ये लो मैं इसको मिटा देता हूँ, यस ये लो। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रही है, तीसरा स्तर बना रही है, मांसपेशी स्तर। और मांसपेशी स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझना, क्योंकि इसके अंदर क्या मिल रही है, पेशियां मिल रही हैं। मानव का एग्जाम्पल मान के देखें तो ये जो लंबाई है इसकी, उसके 3 भागों में बांटते, 1/3 कर दें तो इसमें तो मिलती हैं ऐच्छिक पेशियां अर्थात रेखित पेशियां मिलती हैं। इस दूसरे भाग में रेखित प्लस अरेखित मिलती है। उसके बाद लास्ट है, उसमें अरेखित होती है 100%, अरेखित होती है 100% अर्थात पूर्णतः। रेखित अरेखित का अर्थ समझा दूं आपको मैं एक साइड में। रेखित पेशियां जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। और जो रेखिक पेशियां होती है ऐच्छिक प्रकार की होती हैं, और ऐसे अरेखित पेशियां होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंपटीशन तैयारी करो तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कई बार बना गया है कि चिकनी पेशियां किसको बोलते हैं। तो रेखित पेशियां तो कैसी होगी, ऐच्छिक होगी। और अरेखित जो पेशियां हैं, अरेखित पेशियां, ये अरेखित पेशियां कैसी होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं। और ये ऐच्छिक नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक होती हैं, चिकनी होती हैं, शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। कहाँ मिलती है, शरीर के आंतरिक भागों में। और आंतरिक भाग ही तो है, ये आंतरिक भाग का अध्ययन कर रहे हैं। अब मानव की एग्जांपल मान के देखें तो मानव के अंदर रेखित अरेखित दोनों प्रकार की। तो मानव जो है उसमें हम भोजन चबा तो लेते हैं, निगलना हमारे वश में होता है। हम उसको निगल भी सकते हैं, नहीं निगल सकते। अगर हमें लग रहा है कि उसको निगलना चाहिए हम उसको निगल जाते हैं, वो लगेगा नहीं निगलना चाहिए तो वो नहीं निगल सकते। लेकिन अगर वो यहाँ तक आ गया, निगल लिया हमने, यहाँ तक आ गया, तो फिर वो निगल अंदर आमाशय में चला ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऊपर ही होगा तो उसको हम उल्टी कह करके बाहर फेंक सकते हैं। तो मानव में जो ये इसोफेगस है, ग्रास नाल जो है, उसकी जो तीसरी स्तर है मांसपेशी स्तर, जिसमें 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, अनुलंब पेशियां और अवर्तुल पेशियां। बाहरी स्तर अनुलंब, अंदर वर्तुल पेशियां होती है। अर्थात ये जो पूरी ग्रास नाल है उसको 3 भागों में बांट दें तो 3 प्रकार की पेशियां मिलेंगी। इसमें 2 प्रकार की पेशियां मिलेंगी, रेखित, 3 भागों में बांट सकते हैं, रेखित अरेखित अरेखित। रेखित कैसी पेशियां होती है, रेखित होती हैं ऐच्छिक पेशियां,
ऐच्छिक होती हैं, और अरेखित कैसी होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं। अर्थात हम जो भोजन ग्रहण करेंगे वो हमारी इच्छा पर डिपेंड होता है, हम उसको निगले या ना निगले। जबकि जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, जो घास खाते हैं, जो भोजन को पहले अंदर ले जाते हैं फिर जुगाली करते हैं, उनमें सभी पेशियां कैसी होती हैं, जो घास जो खाते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनमें सभी पेशियां ऐच्छिक होती हैं, अर्थात रेखित पेशियां होती हैं। सभी पेशियां कैसी होती हैं, रेखित होती हैं। और सबसे बाहरी जो परत है उस परत को क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। और सिरोसा का इतना विकास होता नहीं है, इसमें अनुपस्थित हो सकती है, और इसमें है भी तो इसमें कौन सा ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयुक्त ऊतक पाया जाता है। ये किसकी संरचना बता दिया मैंने आपको, ग्रास नाल की। अब इसकी यूं संरचना काट कर देखें, यूं काट कर देखते हैं, यूं काट कर देखेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगी। इस तरह से दिखती है, ये लो। हाँ, गद्दरी पेशियां, तीसरा स्तर दिखा रहा हूँ, सीधाई। ये चौथा स्तर बाहरी स्तर है, ये सबसे बाहरी स्तर ये रहा, कौन सा, सिरोसा। और ये पेशियां कैसी होगी, ये जो दूसरा जो लेयर है, मैं बाहर से अंदर क्यों दिखा रहा हूँ अब, ये तो कैसी पेशियां हो गई, अनुलंब पेशियां हो गई। और ये जो कहें ये कैसी पेशियां हो गई, वर्तुल पेशियां हो गई, वर्तुल पेशियां। उसके अंदर यहां तक का हो गया क्लियर। और ये जो दूसरा लेयर बन गया यहां तक का, तीसरा लेयर, और ये चौथा लेयर है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर, और ये फोर्थ लेयर। अब सेकंड लेयर और चर्चा करते हैं। सेकंड लेयर जो है वो इस तरह से, क्योंकि पहले ये दिखा देता हूँ, ये इतना जो दिखाना है सेकंड लेयर, और इसको यूं काट देते हैं, ये लो। इस तरह से इस तरह से ये स्तर तो कौन सा स्तर हो गया, ये म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा। और ये दूसरा स्तर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये क्या है, ल्यूमेन है। इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका डायग्राम हो गया।
तो ये इसका अनुप्रस्थ काट है, ये इसका संरचना मैंने बताई अब आपको। अब इसके आगे काम देखेंगे, तो एक बार आप इसको लिख लें साथ साथ। ग्रासनाल, ग्रासनाल, अन्य नाम लिख देना इसके, फूड ट्यूब, फूड पाइप, गलट भी कह सकते हैं। लंबाई लिख देना 25 सेंटीमीटर। पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। कहाँ से कहाँ होता है ये? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। मैं बोल रहा हूँ, ये चीज लिख लेना आप, मैं इस पर स्पीडली बोल रहा हूँ, ये सारी रिकॉर्ड रहेंगी। ये ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। पाचक ग्रंथियां नहीं होती। कौन सी ग्रंथियां होती है इसमें? श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर रक्त और पानी का जल का प्रवाह अच्छे से होता रहता है, अर्थात इसमें और बात करें, मैं इसमें से बोल बोल के लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें दो दो ढक्कन होते हैं। एक जो ग्रसनी की तरफ जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और निचला जो है उसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये ढक्कन क्या काम करते हैं उसकी बात करूंगा मैं अभी। कार्य में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इसको। और आगे लिख देना इसमें, इसकी स्थिति लिख देंगे। इसकी स्थिति श्वास नली के पीछे ग्रासनाल की स्थिति लिखेंगे, तो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। पाइप नुमा संरचना होती है, फूड पाइप कहते हैं, फूड ट्यूब भी कह सकते हैं। सामान्य नाम ग्रासनाल है। 25 सेंटीमीटर लंबाई की है, 10 इंच लगभग लंबाई है इसकी। स्थिति है श्वास नली के बिहाइंड, पीछे की ओर, हार्ट के पीछे की ओर, डायफ्राम को क्रॉस करके उदरगोम जाती है, और उदरगोम किससे जुड़ जाती है? आमाशय से जुड़ जाती है। आगे चर्चा करें, जब इसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 4 लेयर हैं। सबसे आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाहर सब म्यूकोसा, तीसरी मांसपेशी स्तर, और चौथा सिरोसा। जो लास्ट अंतिम जो अंदर अंदर का जो स्तर है म्यूकोसा, म्यूकोसा जो है उसमें स्क्वैमस कोशिकाओं की बनी हुई, स्क्वैमस कोशिका मैं लिख चुका हूँ, स्क्वैमस कोशिकाएं दिख रहा होगा आपको। इसमें स्क्वैमस कोशिकाओं की तीन स्तरीय एक परत होती है, और इसमें म्यूकोसा का काम क्या है इसका मैंने वैसे अन्य नाम, ये जो अंदर का जो फोल्डेड है ना, इसको कह दिया मैंने लाइन, लिख दिया है लाइनिंग एपिथेलियम। बीच में जो है ये जो भाग है इसको बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। और इसके बाद ये जो बाहरी स्तर है इसको हम क्या कह सकते हैं? म्यूकोसा, मांसपेशियां हैं। तो ये एक लेयर हो गया। इसका काम क्या है? म्यूकोसा का काम क्या है? यह शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, जैसे श्लेष्मा परत की रक्षा करती है। क्योंकि जो दूसरी परत पढ़ रहे हैं, दूसरी परत का अध्ययन है जब कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सब म्यूकोसा। क्या है दूसरे का नाम? ये म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा जो है उसमें क्या होता है? उसके अंदर सब म्यूकोसा में श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं। रक्त नलिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं। क्या होते हैं? रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंतु होते हैं। यहाँ से श्लेष्मा स्रावित की जाती है, और वो श्लेष्मा के प्रभाव, वो श्लेष्मा ल्यूमेन में आती है, और ल्यूमेन में जब ग्रास आता है ना, भोजन का ग्रास आता है, उसके अंदर श्लेष्मा मिल जाती है, तो भोजन का नम और लसलसा बन जाता है, जिसको निगलने में आसानी होती है। उसके बाद तीसरा जो स्तर है उसको बोलते हैं मांसपेशी स्तर। और मांसपेशी स्तर में कितनी पेशियां होती हैं? 2 प्रकार की पेशियां होती है। एक बाहरी स्तर होता है, उसमें तो कैसे वर्तुल अनुलंब पेशियां होती है। एक अंदर वाला जो स्तर है ना, इसको क्या कहते हैं? अनुलंब पेशियां होती है इसके अंदर। मांसपेशी जो स्तर होता है यह है, इसमें 2 प्रकार की पेशियां मिलती हैं, रेखित और अरेखित पेशियां। अर्थात हम एक ग्रासनाल को 3 भागों में बांटते हैं। 1/3 भाग में रेखित पेशियां होती हैं, 1/3 भाग में रेखित और अरेखित पेशियां होती हैं, और शेष 1/3 भाग में अरेखित, पूर्णतः उसमें अरेखित पेशियां होती हैं। मानव में जो भोजन को निगलना होता है वो इच्छा पर डिपेंड होता है। हम इच्छा करेंगे तो ही निगल सकते हैं।
और अगर वह यहाँ निचले भाग में पहुंच गए इसका मतलब तो वो जाएगा ही। आगे बात करें हम कि यहाँ जो मांसपेशी स्तर है, ये जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, जुगाली जो करते हैं भैंस आदि, उनके अंदर जो ये जो पेशियां होती सारी कैसी होती हैं, रेखित और अच्छी प्रकार की पेशियां मिलती हैं। रेखित पेशियां अच्छी होती है, अरेखित पेशियां चिकनी पेशियां होती हैं, अनचिक पेशियां भी कह सकते हैं इनको। और लास्ट स्तर जो होता है इसका वो सिरोसा कहलाता है। तो ग्रासनाल के कितने स्तर, 4 स्तर हो गए, मैंने नाम लिखवा दिया। सिरोसा, सिरोसा ये सबसे भारी स्तर होता है, ये पतला होता है, अनुपस्थित भी हो सकता है, और ये संयोजक का बना होता है। काम की बात करें, ये म्यूकोसा शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, श्लेष्मा परत का रक्षा कर रही है। दूसरा श्लेष्मा जो सब म्यूकोसा इसके अंदर श्लेष्मा होती है, रक्त नालिका तंत्रिका तंतु होते हैं, और इसे श्लेष्मा स्रावित होने से भोजन को नम लसलसा बना निगलने में आसानी होती है। तीसरा जो स्तर है मांसपेशी स्तर, इसमें रेखी पेशियां होती हैं, और ये पेशियां भी निगलने में, भोजन को निगलने में सहायक होती हैं। और लास्ट का स्तर क्या है, सिरोसा, ये संयोजक होता है, इसमें कैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप इसको यूं का यूं छाप लेना, ये चीजें लिख लेना, इसका डायग्राम बना लेना। ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये ल्यूमेन, ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये दोनों लेयर किसके हो गए, मांसपेशी स्तर के हो गए, ये सिरोसा हो गया। ये नलिकाएं हैं बीच बीच में जो है, लिख देता हूं मैं, लेमिला प्रोप्रिया, प्रोप्रिया। म्यूकोसा, स्रावित कोशिकाएं, स्रावित कोशिकाएं, ल्यूमन प्रोप्रिया हो गया। और ये स्तंभ आकार की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कैसी हैं, स्तंभ आकार की हैं। तो इनको नाम क्या दे सकते हैं हम, इन कोशिकाओं को दे सकते हैं नाम स्तंभाकार, स्तंभ, स्तंभ, स्तंभाकार, एपिथेलियम, उपकला। ठीक है, डायग्राम बना दो इसका, बना लेना, वीडियो को बार बार देख करके इसका डायग्राम बना लेना, आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। अर्थात इसमें जल और रक्त की भरपूर, जल और रक्त की पानी की भरपूर मात्रा होती है, सप्लाई होती रहती है, भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो मैं मौखिक इसको जैसे मैंने लिखा है सरल भाषा में, वो आपको स्पीडली मैं बोल सकता हूँ, उसको अपने स्तर से आप लिख लेना। तो सबसे पहले लिखो ग्रासनाल, लिख दिया। अगर आपने इतना कुछ समझ लिया, समझ करके अब इसको मैं लिखवाऊँ आप, तो कैसे लिख पाएंगे, लिख लो, लिखना चाहो तो। फास्टली बोलूंगा, आप उसको वीडियो को स्लो करके देख लेना। इसे फूड पाइप, ग्रासनाल लिख दिया होगा। इसे फूड पाइप, फूड ट्यूब, इसे फूड पाइप, फूड ट्यूब, फूड पाइप, गुलेट भी कहते हैं। लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें लिख चुका हूं, भी कहते हैं।
कशेरुकियों में, कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में, कशेरुकियों में यह अंग, कशेरुकियों में यह अंग पेरिस्टाल्टिक, मैं लिख देता हूं, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक संकुचन, इसको लिख लो, इंग्लिश में लिख लो इसको, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, 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 पेरिस्टाल्टिक संकुचन। मेरे हिसाब से आपने चित्र बना लिया होगा, वैसे भी बैक करके देख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ये लो। लिख दिया, कशेरुकियों में, ऐसे लिखा था मैंने, कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में ये जो इसोफेगस है, ये क्या काम करती है, मैंने क्रिया बताया था। कशेरुकियों में यह अंग पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन अर्थात इसको हम बोलते हैं कर्माकुंचन, कर्माकुंचन संकुचन, कर्माकुंचन संकुचन। इंग्लिश में याद रख लो, बहुत अच्छी बात है, ये शब्द विशेष है, पेरिस्टाल्टिक संकुचन, पेरिस्टाल्टिक, अंडरलाइन कर देना इसको, संकुचन, ऐसे पेरिस्टाल्टिक संकुचन अंडरलाइन कर लेना, विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारा भोजन को, द्वारा भोजन को कहां से कहां पहुंचाता है, ग्रहणी से आमाशय में, भोजन को ग्रहणी से, ग्रहणी से आमाशय में पहुंचाता है, आमाशय में पहुंचाता है। फिर लिखो, यह रेशेदार, यह रेशेदार, यह रेशेदार, यह रेशेदार मांसपेशियों से, रेशेदार मांसपेशियों से, यह रेशेदार मांसपेशियों से बनी नलिकाकार संरचना है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई लगभग, ऑलमोस्ट लगभग 25 सेंटीमीटर या 10 इंच है, 10 इंच होती है, 10 इंच होती है। फिर आगे लिखो, अब ये शब्द लिखो दोबारा से, ये क्रिया बहुत जरूरी पढ़ना आपको, मतलब ये जो जो बोलस बनेगा दांत आदि द्वारा ग्रास नाल में तक जो ग्रास बोलस पहुंचेगा, जो ग्रास बनेगा मुख कुआ के अंदर, वो ग्रास इस तरह से, ये लो, ये इस तरह से,
ये ग्रास बन गया, बोलस बन गया, और ये बोलस अंदर जाकर यहाँ ग्रसनी है, ये ग्रसनी आ गया। ग्रसनी में किससे टकराएगा? ये ये जो घाटी ढक्कन है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस से टकराएगा। और एपिग्लोटिस टकराएगा तो यहाँ वो है ये जो काकल है ये ऊपर अंतनासिक छिद्र बंद कर लेगा। और ये जो ग्रास नली है तरह से इस तरह से, यहाँ ये ढक्कन है, ये एक वाल्व यहाँ है, ये वाल्व जो है अर्थात एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस जब वो ग्रास टकराएगा तो एपिग्लोटिस किसको बंद कर लेगा? इस श्वास नली को, ये जो यहाँ कंठ है ना, कंठ को बंद कर लेगा। वो भोजन को ग्रास नली में, इसको श्वास नली में जाने से रोकेगा, और भोजन किस में आ जाएगा? इस ग्रास नली में आ जाएगा। ये आ गया। तो जब भोजन इसमें आएगा तो ये जो ढक्कन है जिसको कहते हैं ऊपरी ईसोफेगियल फेजियल स्फिंक्टर, ये इसमें क्या होता है? शिथिलन होता है। और ये जो है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस किसको ढक लेता है? इस कंठ को, अर्थात ट्रेकिया को ढक लेता है, श्वास नली को ढक लेता है। अर्थात किसको ढकता है? कंठ को ढक लेता है। और भोजन किस में नहीं आता? भोजन को श्वास नली जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। उसी टाइम जब ये ढकता है, इसके ऊपर से बोलस आता है, तो ये इसोफेजियल का ऊपरी जो ये जो ढक्कन है, यहाँ जो स्फिंक्टर है, शिथिलन आ जाएगा और ग्रास इसमें आ जाता है। अब ये ग्रास यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इसमें आएगा। वो जो आने की जो क्रिया विधि है, उस क्रिया को क्या कह रहे हैं हम? पेरिस्टाल्टिक संकुचन कहते हैं। ये कैसे होता है? अब आपने कई वीडियो के अंदर देखना, सांप जो है ना, सांप अगर किसी बड़ी चीज को खा जाएगा ना, तो उसके अंदर आप अंदर कैसे जा रही हो आप देख सकते हो। कैसे? ये एक नलिका का संरचना है। अब इसमें जैसे ग्रास आएगा तो ये जैसे ये रहा, जैसे ग्रास आया अंदर आ गया, ये आ गया, एक बार अंदर घुस गया, ये लो। तो क्या होगा कि इसकी जो पीछे की जो पेशियां हैं ये तो क्या होंगी? जैसे ये ग्रास है, आगे कैसे बढ़ेगा वो देखो। तो पीछे की जैसे ये जो प्रक्रिया, एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन जो है ग्रास नाल में आगे बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है और किसकी तरफ जाता है? आमाशय में चला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक संकुचन कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक संकुचन में क्या होता है? जब बोलस जो है वो किस में चला जाता है? ग्रास नाल में चला जाता है, तो पीछे की जो पेशियां हैं उनमें क्या होता है? संकुचन होता है। तो संकुचन होता है तो ये अंदर से ये पीछे से पीछे की धक्का देगी ना, संकुचन होने से जो पीछे की पेशियां संकुचित होंगी, तो संकुचन होने से क्या डालती है? ये भोजन पर संकुचन होने से जो ये पेशियां जो हैं, इसमें जो पेशियां होती है जिनके मैं नाम सब लिखवा चुका हूँ, वो पेशियां क्या करती है? संकुचित होती हैं। संकुचित होने से इस बोलस पे क्या डलता है? दाब डलता है। तो दाब डलता है, साथ में ये जो पेशियां यहाँ की, ये इनमें क्या होता है? शिथिलन होता है। शिथिलन, इनमें क्या होता है? शिथिलन होता है। शिथिलन होने से ये तो फैल जाएंगी इस तरह से, ये फैल गई और इनमें संकुचित, तो धक्का देंगे आगे, तो बोलस आगे आ जाएगा। ऐसे ऐसे फिर आगे बढ़ेगा, तो जैसे यहाँ आ गया बोलस, धक्का देते यहाँ आ गया, फिर पीछे की पेशियां संकुचित होंगी, इसको फिर धक्का देंगी, ये शिथिलित होंगी, फिर आगे बोलस फिर बढ़ जाएगा। फिर ये पीछे की मांसपेशियां संकुचित होंगी, फिर धक्का देंगी, तो इस तरह से ये जो बोलस है वो आगे बढ़ता है नीचे की ओर। बोलस ग्रास जो है वो आगे नीचे की ओर बढ़ता है, आमाशय की ओर बोलस। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक संकुचन कहते हैं। अर्थात ग्रासनाल जो भोजन को ग्रसने से आमाशय तक पहुंचाता है, वो प्रक्रिया का क्या नाम है? पेरिस्टाल्टिक संकुचन कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक संकुचन लिख लो आप। ग्रासनाल की दीवारों में वृत्ताकार और
ग्रासनाल की दीवारों में, इसकी दीवारों में, ग्रासनाल की दीवारों में वर्तुल, ऐसे लिख लो, स्तंभाकार, पेशियों में, ग्रासनाल की पेशियों में वृत्ताकार और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य ऐसे लिख लो, अनुदैर्ध्य, इसको आप अनुलंब भी लिख सकते हो, अनुलंब, अनुलंब व वृत्ताकार में, अनुलंब व वर्तुलाकार, वर्तुलाकार पेशियां होती हैं, वर्तुलाकार पेशियां होती हैं। उनमें संकुचन व अनुशीतलन से, उनमें उनमें समन्वित, समन्वित संकुचन व अनुशीतलन से, उनमें समन्वित संकुचन व अनुशीतलन, संकुचन व अनुशीतलन से भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है, भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, तो उसके, तो भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बोलस के पीछे की, बोलस के पीछे की, बोलस के पीछे की पेशियां संकुचित होती हैं, बोलस के पीछे की पेशियां संकुचित होती हैं व आगे की पेशियां, आगे की पेशियों में अनुशीतलन होता है, फैलती है, अनुशीतलन, आगे पेशियों में अनुशीतलन या फैलाव होता है। संकुचन से पेशियां बोलस पर धक्का देती है, संकुचन से पेशियां बोलस पर आगे की ओर धक्का देती हैं और बोलस धीरे धीरे ग्रासनाल में नीचे आता रहता है और कहाँ तक पहुंच जाता है, आमाशय तक पहुंच जाता है और आमाशय तक पहुंच जाता है, बोलस आमाशय तक, आमाशय में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है। जस्ट आगे लिखो, इसकी स्थिति, स्थिति लिख लो, स्थिति तो मैं बता भी चुका हूं पहले, स्थिति में लिख लो आप, ग्रासनाल श्वास नली के पीछे से, श्वास नली, स्थिति की लिख लो, स्थिति श्वास नली व हृदय के, हृदय के पीछे से के पीछे से डायफ्राम को पार करके आमाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ जाती है, आमाशय के ऊपरी स्तर से जुड़ जाती है। इसके ऊपरी स्तर पर व निचले स्तर पर ढक्कन होते हैं,
ऊपरी स्तर पर और निचले स्तर पर ढक्कन होते हैं जो निम्न काम करते हैं, जो निम्न काम करते हैं। ढक्कन होते हैं जो निम्न काम करते हैं। लिख लो। जब क्रॉस बोलस, बोलस लिख लो। जब बोलस, जब बोलस ग्रसनी में प्रवेश करता है, ग्रसनी में प्रवेश करता है तो श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस या घाटी घाटी ढक्कन कंठ को ढक लेता है और बोलस कंठ को ढक लेता है। उसी समय ग्रास नाल का ऊपरी, ग्रास नाल का ऊपरी इसोफेजियल स्फिंक्टर, ग्रास नाल का ऊपरी ढक्कन, ग्रास नाल के ऊपरी ढक्कन में शीतलन होता है, ग्रास नाल के ऊपरी ढक्कन में शीतलन होता है और भोजन ग्रास नाल में प्रवेश कर जाता है और बोलस ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। पेरिस्टाल्टिक संकुचन द्वारा आगे बढ़ता है, पेरिस्टाल्टिक संकुचन द्वारा आगे बढ़ता है और ग्रास नाल के निचले ढक्कन अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के खुलने से भोजन आमाशय में प्रवेश कर जाता है। नीचे लिखना चाहो तो लिख लो। ये लिख लो इसको। लोअर इसोफेजियल, इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर इतने भी लिखना चाहो तो इतने भी लिख लेना, इसके बारे में लिख लेना। ये बंद रहता है भाई, उल्टी होगी जब तो बाहर खुलेगा ही, बाहर आती, बाहर आई। इसके बारे में लिख लो। यह है वाल्व संकुचित रहता है, यह वाल्व संकुचित रहता है। इसके संकुचन से, इसके संकुचन से इसके संकुचन से
आमाशय में जठर रस जिसकी पीएच 1.5 से 3.5 होती है, प्रबल एसिड होता है। ये वाल्व संकुचित रहता है। इसके संकुचन से आमाशय में जठर रस जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl जो प्रबल अम्ल होता है, उसको प्रतिवर्त वापस बैक उसको प्रतिवर्त ग्रासनाल में जाने से रोकता है, बैक फ्लो। तो जैसे मान लीजिए पानी सीधा जा रहा है और आगे ढक्कन लगा दें तो बैक फ्लो करेगा ना, समझे? मैं यूं बताऊं आपको, मान लीजिए कोई कोई नली है और उसके नीचे कोई पानी का कोई पात्र है और उसमें उसको लगा रखा है, उस नली को नीचे से बंद कर रखा है। जैसे खोलेंगे पानी पहले ऊपर से नीचे जा रहा था, जैसे मान टंकी है, टंकी का मान लो, टंकी पानी जा रहा है और फिर यहाँ से वाल्व बंद कर दिया, टंकी फुल हो गई, बंद कर दिया। अगर टंकी के फुल होने से और मान लीजिए इधर से जा रहा था पानी, उसको बंद कर दिया और इसको वाल्व को बंद कर दिया, टंकी फुल होगी तो फिर अगर वो वाल्व खुल गया तो बैक फ्लो होगा ना, पानी बाहर आएगा ना, तो बाहर वो बैक फ्लो है, प्रतिवर्त प्रवाह। तो मैं यही बता रहा हूं, यह वाल्व निचला वाल्व, यह वाल्व संकुचित रहता है और इसके संकुचन से आमाशय का जो जठर रस है, जो जिसमें प्रबल एसिड होता है, उस उसके प्रतिप्रवाह से उसके प्रतिप्रवाह उसके प्रतिप्रवाह या उसे ग्रासनाल में आने से रोकता है, क्योंकि क्योंकि जठर रस क्योंकि जठर रस के जठर रस के फूड पाइप में ग्रासनाल में जाने से ग्रासनाल की श्लेष्म परत नष्ट हो जा सकती है। श्लेष्म परत नष्ट होने से जलन होती है और उस जलन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। क्या लिखा आपने? ग्रासनाल के निचले जो वाल्व है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वह स्फिंक्टर जो होता है वह बंद रहता है, जो ऊपर से बोलस आता है तभी खुलता है। ये संकुचित रहता है, उसके संकुचन से क्या होता है? बैक फ्लो रुकता है, अर्थात उल्टी होती है ना तभी तो बाहर निकलता है। बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो कब होता है? जब उल्टी होती है तब बैक फ्लो होता है। तो आमाशय के अंदर जो जठर रस है, जठर रस में जो प्रबल अम्ल होता है HCl, वो किसमें ना जाए, उसका बैक फ्लो ना हो जाए, प्रतिप्रवाह ना हो जाए, किसमें? ग्रासनाल में। तो इसका संकुचन किसको रोकता है? HCl या जठर रस के प्रतिप्रवाह को रोकता है, यानी बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो, BACKFLOW, बैक फ्लो को रोकता है। कौन रोकता है? ये जो ढक्कन है, वाल्व है। क्योंकि अगर बैक फ्लो हो गया तो ये जो जठर रस अगर अग्रासनाली में आ गया तो श्लेष्म परत नष्ट हो सकती है, उससे क्या जलन होगी तो उसे क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। आगे लिखो।
ग्रास नाल में 4 स्तर होते हैं। 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 नाम लिखते फटाफट। फर्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा। लिख दो। यह सबसे आंतरिक स्तर होता है। सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसमें स्क्वैमस कोशिकाओं से बनी त्रिस्तरीय परत होती है। त्रिस्तरीय परत होती है। त्रिस्तरीय परत होती है। लेकिन यह आमाशय के स्तंभाकार परत से अलग होती है। से ऐसी होती से भिन्न होती है। उस जैसी नहीं होती है। त्रिस्तरीय परत होती है लेकिन इसको मैं त्रिस्तरीय परत, लेकिन ये आमाशय के स्तंभाकार परत से भिन्न होती है। काम लिख लो इसका। यह शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है जैसे श्लेष्मा परत की सुरक्षा। और लिख लो इसमें, ये पदार्थों के उत्सर्जन, अवशोषण व श्रावण का कार्य भी करती है। का कार्य करती है। लिख लिया होगा। फास्ट में लिख भी रहा हूँ बोर्ड पर। दूसरा लिख। इसकी जो कोशिकाएं ना, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चपटी होती है। कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटे आकार की होती है। इस तरह से, इस तरह से चपटी होती हैं और टाइल जैसी दिखती हैं। दूसरा लिख लो, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा। सब म्यूकोसा। इसमें लिख लो, यह अंदर से बाहर की ओर कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर है। और इसमें क्या होते हैं? तंत्रिका तंतु तथा रक्त नलिकाएं तथा रक्त नलिकाएं होती हैं। दूसरा स्तर तंत्रिका तंतु तथा रक्त नलिकाएं होती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं।
इनका मोटा स्तर होता है। तो काम तो सीधा सीधा हो गया। श्लेष्म का श्रवण, और ये श्लेष्म क्या करेगा, श्लेष्म क्या करेगा, भोजन को नम व लसलसा बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। भोजन को निगलने में आसानी होती है। दो हो गए। तीसरा लिख दो फास्टली। तीसरा स्तर है मांसपेशीय स्तर, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में मस्कुलर एक्सटर्नल। इसमें लिख देना, इसमें दो प्रकार की दो प्रकार की मांसपेशियों के स्तर होते हैं। बाहरी स्तर इस तरह से, बाहरी स्तर तो कौन सी कोशिकाओं बनाता है, अनुलंब सेल्स, अनुलंब सेल्स होती हैं। जबकि आंतरिक जो स्तर है उसमें वर्तुल कोशिकाएं होती हैं। वर्तुल कोशिकाएं होती हैं। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपको। उसके आगे लिख लेना संपूर्ण ग्रासनाल, ग्रासनाल, संपूर्ण ग्रासनाल को मांसपेशियों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सेम ऐसा कैसे लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूं। ऊपरी जो होता है, ऊपरी भाग, ऊपरी 1/3 भाग, मध्य 1/3 भाग और निचला निचला भाग। तो इसमें तो कौन सी पेशियां होती है, रेखिक, रेखीय व ऐच्छिक पेशियां इसमें होती हैं। सेकंड 1/3 भाग में होती हैं रेखित एंड अरेखित पेशियां। और तीसरा जो भाग है उसमें अरेखित पेशियां होती हैं। अरेखित पेशियां होती हैं 100% होती है, अर्थात पूर्णतः, पूर्णतः यानी 100%। इसके नीचे लिख लेना आप, मानव में ये इनके कारण से ऐसा होता है। मानव में भोजन को निगलना इच्छा पर निर्भर होता है। ग्रसनी में जाने के बाद जरूर नहीं है कि भोजन आमाशय में जाए ही। अब तो सीधा लिख लेना कि मनुष्य में भोजन के निगलने का कार्य इच्छा पर निर्भर होता है। फिर नीचे स्टार बना के लिख देना इसमें, इसी लेयर में, जुगाली करने वाले, यानी जुगाली जो रूमिनेंट जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, जुगाली करने वाले जंतुओं में, जुगाली करने वाले जंतुओं के मस्कुलर
एक्सटर्ना स्तर में सभी पेशियां ऐसी होती हैं, सभी पेशियां रेखीय व ऐच्छिक प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। और तुम्हें पता है कि अनैच्छिक प्रकार की जो पेशियां होती हैं, जो अरेखित पेशियां होती हैं, ये अरेखित पेशियां कैसी होती है? ये चिकनी हुई होती है। चौथा लिख लो, सिरोसा। चौथा है सिरोसा। इसके अंदर लिख लेना आप, यह 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 स्तर अनुपस्थित होता है, यह स्तर अनुपस्थित होता है या संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। सिरोसा किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं, जिसे ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं। डायग्राम आदि को मैं बता देता हूं एक बार, वैसे समझा भी चुका हूं आपको मैं। ये देखो, ये तो आपका रासनाल हो गया, यहाँ से ये आमाशय में आ गया, ठीक है। 25 सेंटीमीटर नलिकाकार संरचना है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। दूसरा, इसकी अनुप्रस्थ काट को देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके अनुप्रस्थ काट में ये जो लेयर है, अंदर का जो व्यास है, इसका जो खाली जगह है, ये इसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसके बाहर ये जो लेयर है, इसको म्यूकोसा। उसके बाद ये सब म्यूकोसा, देखो मैं आपको पेन से बता दूं, ये तो क्या है? ल्यूमेन है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये लेयर, ये क्या कहलाता है? म्यूकोसा। एक ये है ना, ये सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर ये जो अंदर के जो फोल्डेड है ना, इसको लाइनिंग, ये लिख रखा देखो, लाइनिंग एपिथेलियम कहते हैं। बीच वाला ल्यूमिना प्रोप्रिया है। और ये जो है ना, ये मांसल संरचना है म्यूकोसा की, इसको ये मस्कुलर म्यूकोसा बोलते हैं। और ये म्यूकोसा होगी पूरी, अर्थात ये है म्यूकोसा है। उसके बाहर सब म्यूकोसा है, ये भी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंतु और रक्त नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिका दिखा रहा है इसे में। उसके बाद ये जो है ना, दो लेयर है ना, ये दो लेयर का क्या है? तृतीय स्तर है, जिसको मांसपेशी मस्कुलर एक्सटर्ना बोल रहे हैं। इस एक्सटर्ना में बाहर की जो पेशी है ना, ये बाहर वाली तो अनुलंब होती है इस तरह से, और अंदर वाली वर्तुल पेशियां होती है। इसमें अरेखित पेशियां होती हैं। और ये लास्ट का कौन सा भाग है? ये बाहर वाला, ये रहा सिरोसा, ये सिरोसा। इसको आगे बात करें, ये तो स्ट्रक्चर यही है जो मैंने बताया। इसको अगर यूं काट के देखते हैं, इसका डायग्राम मैंने बनाया था, ये देखो, ये अंदर सबसे आंतरिक परत फोल्डेड है, ये ल्यूमेन है, ये सिरोसा है। ये यहाँ पर ये जो भाग है ना यहाँ तक का, ये क्या है? सब म्यूकोसा है। और ये दो लेयर है ना, जिसमें अनुगदरीय और वर्तुल पेशियां हैं। ये तीसरा मस्कुलर एक्टर्ना है, और सबसे बाहर वाला सिरोसा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, बना लेना अपने तरफ से। इसके काम लिख लो।
काम लिख लो, ग्रासनाल के फंक्शन, कार्य, फंक्शन, कार्य, ग्रासनाल के कार्य। 5 मिनट दूंगा बस, इसको मौखिक बोलूंगा, लिख रखा है मैंने अच्छे से इसको। आप तो विशेष इसमें एक जो इसकी क्रिया है उसको भी याद रखना, जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखवाया था, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका काम लिखो। फंक्शंस में 2 काम है इसके, एक तो कार्य, फंक्शंस। तो फंक्शन में 2 हैं, एक तो है इसका निगलना, 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 और इसको बोलते हैं इंग्लिश में swallowing, निगलना। और दूसरा कार्य है इसमें, पहले लिख लो आप तो, दूसरा कार्य है इसका, नाम तो लिख लो फिर लिख लेना उसके बारे में। दूसरा है ज्वार भाटा, देखा आपने ज्वार भाटा नाम सुना है? ज्वार, ज्वार होता है ये ज्वार, और ये भाटा, जल स्तर का ऊपर उठना, जल स्तर का नीचे आना और किनारों तरफ फैलना वापस, इसको भाटा कहते हैं। तो एक जो शब्द है ना, वो भाटा शब्द लिखा हुआ है इसमें कई जगह, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, अर्थात दूसरा जो काम है कमी करना गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स ही भाटा है, भाटा बोलते हैं इसको वैसे, यानी ये है बैक फ्लो, बैक फ्लो जिसको मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये बैक फ्लो है। तो ये जो ग्रासनाल है इसमें 2 स्फिंक्टर हैं, ये इसका अपर और ये इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। 2 ढक्कन है ये, एक ये ढक्कन है, एक ये ढक्कन है, ठीक है। अंदर की इस संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, किस किस को जोड़ती है, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है, ठीक है, इसके नीचे आमाशय है इस तरह से। तो निगलना, निगलने में तो आपको मैंने बताया था निगलना, पहला जो कार्य है निगलना, उसमें आप लिख देना, कौन सी क्रिया लिख दोगे, जो मैं लिखवा चुका हूँ, तो पहले लिखा भी था मैंने, अभी दोबारा भी लिखा है।
पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिखना है बस, ये क्या चीज है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सबसे पहले यही बताया है, उसको आप किस में लिख दोगे, निगलना, यानी वो बोलस कैसे बढ़ रहा था। जैसे बोलस है तो बोलस जब इसमें जाएगा तो इसके जो पीछे की जो पेशियां है ना, कौन कौन सी पेशियां, क्योंकि इसमें वर्तुल और वर्तुल और अनुदैर्ध्य प्रकार की पेशियां होती हैं। ये पेशियां यहाँ तो संकुचित होंगी, और संकुचित होंगी तो इस पर क्या देंगी, धक्का देंगी बोलस पर, और धक्का देंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ की जो पेशियां वो कैसे जाएंगी, उनमें क्या होगा, शीतलन हो जाएगा, तो ये बोलस आगे बढ़ेगा। फिर इसके पीछे की पेशियां धक्का देंगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे की मांसपेशियां धक्का देंगी, यहाँ अनुशीतलन होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे की मांसपेशियां वर्तुल और अनुदैर्ध्य मांसपेशियां संकुचित होंगी और धक्का देंगी, संकुचन होगा और धक्का देंगी, फिर आगे बढ़ेगा। ये यहाँ क्या होगा, अनुशीतलन होगा। फिर इस तरह से ये बोलस आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ होगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से बोलस, अर्थात यहाँ क्या है, आमाशय, और ये कहाँ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। ये निगलने की प्रक्रिया है, ये इसको मैं लिखवा चुका हूँ, इसको आप लिख लेना खुद। और दूसरा इसमें रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन, ये तो निगलना हो गया, और दूसरी जो है ना ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जठरीय, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, जठरीय रिफ्लेक्स, जठरीय रस के रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स को नीचे लिखना, बैक फ्लो को कम करना, ये लिख लो, दूसरा नंबर जो कार्य है ना वो। इसके अंदर आप किसका काम लिख लेंगे, इसका काम लिखेंगे, किसका, इसमें जो निचला जो वाल्व है, contraction of the lower esophageal sphincter, lower esophageal sphincter protect the esophageal mucosa by preventing reflux, the backflow of acid and gastric content into the esophagus। मतलब ये जो लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, तो निचला ये वाल है ना, ये वाल, ये क्या काम करता है, ये बैक फ्लो को रोकता है, अर्थात जठर रस में, जठर रस जिसमें क्या होता है, HCl होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 1.5 से 3.5, अर्थात ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और ये किस में होता है, इस पेट में होता है, आमाशय में होता है। ये आमाशय से ये ढक्कन, इस ढक्कन की बता रहा हूँ, ये ढक्कन क्या काम करता है, इसको बैक फ्लो से रोकता है। क्योंकि अगर आप अपने विवेक से लिख लेंगे, अगर लोअर इसोफेजियल ये अगर खुल जाएगा, इसके खुलने से जो आमाशय के अंदर जो जठर रस होता है, जिसकी पीएच प्रबल अम्ल होता है, जिसमें विशेष HCl होता है, HCl का इसमें पेप्सिन भी होता है, और इसके अलावा पेप्सिन होता है, इसका जो संगठन की बात करें
तो इसका अन्य जो एंजाइम है, HCl तो एसिड हो गया, पेप्सिन लाइपेज होता है ना, लाइपेज ये एंजाइम होते हैं, इनका संगठन विशेष उसमें मुख्यतः क्या होता है, मेनली यही होता है, HCl होता है। तो इसमें जठर रस के रिफ्लेक्स को कम करता है, बैक फ्लो को कम कैसे करता है, क्योंकि ये ढक्कन जो है ये संकुचित होने से बंद रहता है और इसके खुलने से ये बंद रहता है। ये फायदा करता है क्योंकि ताकि बैक फ्लो ना हो, अर्थात बैक फ्लो हो जाएगा तो आमाशय जो है, आमाशय का जो जठर रस है वो किस में आ जाएगा, ग्रासनाल में आ जाएगा। ग्रासनाल के अंदर जो श्लेष्म परत है, श्लेष्म परत क्या हो जाएगी, जठर रस से क्या हो जाएगी, जब इसके जठर रस संपर्क में आएगा, HCl जब संपर्क में आएगा तो ये नष्ट हो जाएगी, इसके प्रभाव से, जठर रस के प्रभाव से, जठर रस और जठर रस के प्रभाव से श्लेष्म परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा, जलन होगा चेस्ट में, और जलन होगा, ये नुकसानदायक है, जिसको एक रोग विशेष बोलते हैं, एसिडिटी। जब हम अमावस्या का अध्ययन करेंगे तो वहाँ एसिडिटी के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे, समझ गए। तो इसके कार्य, एक तो मैंने निगलना बता दिया, निगला कैसे जाता है ये क्रिया बता दी आपको, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने सब लिखवा दिया है, इसको लिख लेना इसके अंदर। और दूसरा, जठरीय रस के रिफ्लेक्स को, बैक फ्लो को कम करना, तो आप लिख देंगे कि इसोफेगस अर्थात ग्रासनाल का जो निचला जो ढक्कन होता है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि आमाशय जो बंद रहता है, जिसके शीतलन होने से तो अंदर भोजन जाता है आमाशय में, और इसके अगर ये ढक्कन खुल गया, खुलने से इसके अंदर जो जठर रस होता है, जिसकी पीएच, जिसमें मुक्त HCl होता है, रेनिन और पेप्सिन लाइपेज आदि एंजाइम होते हैं, जिसकी पीएच 1.5 प्रबल अम्ल होता है, और इस प्रबल अम्ल अगर ये ढक्कन खुल गया तो ये किस में आ जाएगा, ग्रासनाल में आ जाएगा, ग्रासनाल की श्लेष्म परत नष्ट हो जाएगी, श्लेष्म परत नष्ट होने से उसमें जलन होगी, तो क्या कौन सा रोग हो सकता है, एसिडिटी, अर्थात ये जलन, चेस्ट में जलन हो सकती है, इसको नुकसान पहुंच सकता है। अतः इसका नुकसान को रोकने के लिए, इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन सा ढक्कन, जो निचला जो ढक्कन होता है, लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है किसका, ग्रासनाल का, वो बंद रहता है। उल्टी या ऐसी स्थिति में जो हमारा खान पान चेंज हो जाएगा, जैसे तेली पदार्थ ज़्यादा खा जाएंगे और दिनचर्या चेंज होगी, टेंशन हो जाएगी, नशा ज़्यादा करेंगे, नशा या धूम्रपान, शराब का उपयोग करेंगे, ज़्यादा दवाइयाँ उपयोग कर लेंगे, तो ये ढक्कन खुल जाता है और इससे जठर रस किस में आ जाता है, ग्रासनाल में आ जाता है। ग्रासनाल की ये पेशियाँ, इसमें जो श्लेष्म स्तर है वो नष्ट हो जाता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा आमाशय। थैंक यू।